वेलकम टू टारगेट राजस्थान। टारगेट राजस्थान के इस नई वीडियो में मैं आपका दोस्त अमन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जयपुर के कच्छावा वंश पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो भी सोशल मीडिया कि अन्य जो माध्यम है उनको भी आप ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पे आपको जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज है उनसे संबंधित जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिक्स वगैरह, नोट्स वगैरह वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले यही बात मैं हमेशा की तरह बोलूँगा कि नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए दोस्तों, अच्छे से मेहनत करते रहिए। और अभी वर्तमान में जैसे कि ये पटवारी का एग्ज़ाम है और अन्य जो वैकेंसी के रिफॉर्म फॉर्म है वो रिफॉर्म होने शुरू हो गए। ठीक है, वापस से ना फॉर्म वापस भरे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर क्या है एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, मान के ये चलिए। तो अभी आप उनको तैयारी इस प्रकार से करनी है दोस्तों कि ना, तैयारी क्या है 3-4 महीने के हिसाब से करिए दोस्तों। ठीक है, तो तैयारी को कंटिन्यू रखें और अच्छे से खूब मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगा दोस्तों। कल के ना, मैं पढ़ाते समय एक लाइन है ना, वो क्या है मेरे से गलत बोली गई थी। जिसमें क्या है, एक बात बोली गई थी कि जो शीला माता की जो मूर्ति थी वो मान सिंह जी दोस्तों पूर्वी बंगाल के शासक को हरा के लेके आए थे। ठीक, केदार को हरा के लेके आए थे। जबकि मेरे से ये बोला गया था कि जो मान सिंह जी है वो गोहड़ कर्नाटक से लेके आए थे। ठीक है, याद रखना। तो गोहड़ कर्नाटक से तो नागणी जी माता की मूर्ति आई थी दोस्तों। ठीक है, जो गोहड़ शासक लेके आए थे। ठीक है, जबकि जो मान सिंह जी थी वो शीला माता की मूर्ति पूरी बंगाल से लेके आए थे। ठीक है, तो उसको करेक्ट करना, उसको क्या है सही कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह जी। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा राजस्थान इतिहास कंप्लीट होने पे है। लगभग 4 से 5 टॉपिक और बचे। उसके बाद में क्या है, राजस्थान का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखा जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते होने वाले। तो देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह जी, इनका शासनकाल याद रखिएगा दोस्तों, 1621 से 1667। ठीक है, 1621 से 1667 इनका शासनकाल था। देखिए, इनके जो पिता थे पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, चाहो तो आप बाद में नोट्स बना लेना, और चाहो तो अभी बना लीजिए। ठीक है, देखिए, इनके पिता का नाम दोस्तों भाव सिंह जी था। इनके पिता का नाम भाव सिंह जी था। माता का नाम दमयंती था। माता का नाम दमयंती था। जय सिंह जी 11 वर्ष की आयु में क्या है ये शासक बने थे दोस्तों। 11 साल की उम्र में क्या है ये शासक बन गए थे दोस्तों। कच्छावा वंश राजपूतों में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, जो कच्छावा वंश में जो आमेर के शासकों में से सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह का रहा है। ठीक है, इन्होंने 3 मुगल बादशाह की सेवा की थी दोस्तों के ना। जो 3 मुगल बादशाह की सेवा इन्होंने की थी, सबसे जो लंबा कार्यकाल रहा है वो इन्हीं का रहा है। ठीक है, शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जो मिर्जा राजा ये बात है ना, मिर्जा राजा जय सिंह, तो मिर्जा जो उपाधि है वो इनको शाहजहां ने दी थी। ठीक है, तो मिर्जा राजा की उपाधि इनको शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने इनको काबुल के अभियान पर भेजा था। ठीक है, शाहजहां ने इनको काबुल के अभियान पर भेजा था। इसके अलावा जब दोस्तों शाहजहां बीमार होते हैं तो उस समय क्या उनके पुत्र वगैरह जो भी है वो क्या है अपने उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ाई करना शुरू कर देते थे। जैसे औरंगजेब है, दारा सिकोह है, जो अन्य जो जितने भी शासक थे वो क्या है उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह क्या करते हैं दोस्तों कि मिर्जा राजा जय सिंह उत्तराधिकारी जो संघर्ष होता है मुगलों का, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले दारा सिकोह का साथ देते हैं। सबसे पहले किसका साथ देते हैं दोस्तों? दारा सिकोह का साथ देते हैं। और दोराई के जो युद्ध होता है उसमें औरंगजेब के मारवाड़, औरंगजेब का शासक होता है दोस्तों जसवंत सिंह जी। ठीक है, जसवंत सिंह क्या करते हैं औरंगजेब की तरफ जय सिंह को मिला लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या है दारा सिकोह का साथ देते हैं। उसके बाद में दोराई का जो युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, ठीक है, तो ये कब होता है दोस्तों? 1659 के पास में होता है। ठीक है, तो इस युद्ध में दोस्तों क्या था, जो मारवाड़ के शासक होते हैं जय सिंह जी, सॉरी जसवंत सिंह जी, वो क्या करते हैं जय सिंह को अपने औरंगजेब की तरफ मिलवा लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब जय सिंह को दक्षिण के अभियान में भी भेजता है दोस्तों। क्या है, दक्षिण में जो शिवाजी का जो अभियान होता है, जो शिवाजी को वहाँ पे अभियान में भेजता है शिवाजी। आपने मराठा शासक सुना है ना, तो वहाँ पे उनके अभियान पे भेजा जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब क्या करते हैं जय सिंह को दक्षिण में शिवाजी के नियंत्रण करने के लिए भेजते हैं उनको वहाँ पे। जय सिंह शिवाजी के विरुद्ध वहाँ पे क्या है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक युद्ध भी होता है दोस्तों। और इस युद्ध में क्या है, जय सिंह क्या करता है शिवाजी के साथ में 11 जून 1665 को, गौर करना यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जय सिंह, औरंगजेब ने क्या किया, जय सिंह को शिवाजी के वहाँ पे भेजा। ठीक है, उसको शिवाजी को नियंत्रण करने के लिए।
और जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या है, जय सिंह जीत जाता है और जय सिंह जीतने के बाद में वहाँ पे 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है दोस्तों। ठीक है, हालांकि कारण बहुत कुछ थे दोस्तों हराने के। ठीक है, तो वो क्या है अपन कारण उसमें जब अपन इंडिया जीके पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए दोस्तों कि जो शिवाजी होते हैं वो शिवाजी के साथ में क्या है, संधि होती है 11 जून 1665। ये डेट याद रखना दोस्तों। ठीक है, 11 जून 1665 को ये संधि होती है। संधि को क्या कहते हैं, पुरंदर की संधि कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरंदर की संधि कहा जाता है। आज 8 जून है और 11 जून मतलब आज से लगभग 3 दिन बाद में क्या है, ये पुरंदर की संधि का देखिए, ये पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, तो 11 जून 1665 को क्या है, पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच में होती है, मेजर राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है। ठीक है, तथा शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कराई जाती है। ठीक है, शिवाजी को क्या है, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करा दी जाती है। अब देखिए ये जो मेजर राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो संधि होती है, इस संधि के शर्तें क्या थी वो देखिए। ठीक है, शिवाजी के बड़े दुर्ग, जो भी शिवाजी के जो बड़े दुर्ग थे, ठीक है, शिवाजी के जो भी बड़े दुर्ग थे वो औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। वो क्या है, औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। तथा जो छोटे दुर्ग होंगे दोस्तों, छोटे छोटे जो दुर्ग होंगे वो शिवाजी के अधिकार में रहेंगे। ठीक है, मतलब कुछ किले क्या है दोस्तों, शिवाजी के लिए क्या करते हैं, औरंगजेब को दे देंगे, जबकि कुछ किले क्या वो अपने पास में रखेंगे इस पुरंदर की संधि के तहत। ठीक है, फिर चलिए आगे। इसके अलावा इस संधि की एक शर्त में ये भी था दोस्तों, जो शिवाजी के बेटे होंगे संभाजी। ठीक है, तो शिवाजी के बेटे संभाजी क्या है, मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ठीक है, मतलब क्या है, शिवाजी क्या है, उन्होंने अधीनता स्वीकार की। उसके बाद में अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो मतलब ये पुरंदर की संधि के बाद में अधीनता हुई थी ना, उसके बाद में क्या है, शिवाजी के पुत्र संभाजी क्या करेंगे, मुगल दरबार में उपस्थित होंगे और संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। आया कुछ समझ में दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए संधि की शर्तें। पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को। ठीक है, और इसी संधि के तहत क्या होता है दोस्तों, जो शिवाजी के जो बड़े किले होते हैं वो औरंगजेब को दे दिए जाते हैं, जबकि कुछ छोटे किले होते हैं वो शिवाजी के पास में होते हैं। शिवाजी का जो पुत्र होता है संभाजी, वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा और साथ में उनको 5000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, शिवाजी दोस्तों आगरा में क्या है, जो आगरा में मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के यहाँ पे रुके थे दोस्तों। क्या है, जो शिवाजी होते हैं वो क्या करते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के यहाँ पे रुके थे। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी बिहारी थे दोस्तों, लगा लेना, स्टार पूछा जाता है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी बिहारी किसके दरबारी विद्वान थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, तो देखिए मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान बिहारी थे। इसके अलावा बिहारी का एक ग्रंथ है दोस्तों, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, उनकी रचना भी बिहारी ने की है। और इनके जो अन्य दरबारी थे वो थे राम कवि। ठीक है, राम कवि जिन्होंने क्या है, जयसिंह चरित्र नाम की किताब लिखी है, जयसिंह चरित्र नाम की किताब लिखी है। इसके अलावा कुलपति मिश्र, वो भी कुलपति मिश्र है, वो भी इन्हीं के दरबारी विद्वान थे, मिर्जा राजा जयसिंह के। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के ही दरबारी विद्वान थे जिन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी। तो देखिए ये हुआ कि कुलपति मिश्र, राम कवि और बिहारी, ये किसके दरबारी विद्वान थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, देखिए ये जो 52 ग्रंथों का जो संकलन किया था कुलपति मिश्र ने, ठीक है, जो 52 ग्रंथों का जो संकलन किया था, इसके अंदर जय सिंह के दक्षिणी अभियान का वर्णन मिलता है। जो जय सिंह ने क्या, मिर्जा राजा जय सिंह ने जो दक्षिण का जो अभियान किया था, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो आपको ये कुलपति मिश्र के 52 ग्रंथों में मिल जाएगा। ठीक है, जय सिंह ने औरंगाबाद के पास में जयसिंहपुर कस्बा बसाया था। यहाँ पे क्या है, औरंगाबाद के पास में औरंगजेब का मकबरा भी तो वहीं पे है, औरंगजेब का मकबरा भी तो यहीं पे है औरंगाबाद के बाद में। तो जय सिंह जी ने क्या किया था, औरंगाबाद के पास में जयसिंहपुरा कस्बा बसाया था, यह याद रखना। ठीक है, जय सिंह ने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण कराया था, लगा लेना, स्टाफ पूछा जाता है। ठीक है, कि आमेर में जो जयगढ़ का किला है, जिसको चील का किला कहा जाता है, ईगल ना पहाड़ी पे स्थित है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इस कारण से क्या इसको चील का किला कहा जाता है। ये इसको क्या है, ईगल पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार इंग्लिश में पूछा गया था, एक बार हिंदी में पूछा गया था कि चील का किला किसको कहा जाता है, तो ये जयगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, जबकि एक बार पूछा गया था पिछले कांस्टेबल के एग्जाम में कि ईगल पहाड़ी पे स्थित है, ये ईगल किला किसको कहा जाता है, तो जयगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो जयगढ़ है ये रहस्यमयी दुर्ग माना जाता है दोस्तों। जो इंदिरा गांधी जी सरकार थी तो उस समय क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने वो देखा होगा, वो ट्रक के बरके जो खदाने गए थे दोस्तों। ठीक है, तो उन्हीं के समय में थे ये, इसी किले से थे।
तो बुरहानपुर और ये दोस्तों जो जय सिंह जी होते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह जी, इनकी जो मृत्यु है वो बुरहानपुर में हो जाती है। बुरहानपुर, ठीक है, तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? एक बार अब पढ़ के देख लीजिए। आमेर के कछावा वंश में सबसे लंबा जो शासनकाल था वो इन्हीं का था। सबसे पहली चीज़ तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ में कार्य किया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 3 मुगल शासकों के साथ में कार्य किया था। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी के साथ में 1665 में पुरंदर की संधि कर दी जाती है, ठीक है। वो संधि वगैरह मैंने आपको सब कुछ कहानी बता दी, अभी अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना दिमाग है सब जगह से हटा के अभी इसके ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है, और साथ में पढ़ने की कोशिश करिए। जयगढ़ का जो किला है उसका निर्माण इन्होंने कराया था। पहले इस स्थान को चील का टोला भी कहा जाता था। अब देखिए दरबारी विद्वान बिहारी बुक है, बिहारी सतसई कुलपति मिश्र, इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। इससे हमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिणी आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कहानी मैंने आपको समझा दी, अब आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। फिर चलिए आगे, ये हो गया इतना। अब चलते हैं सवाई जयसिंह जी। ये मिर्जा राजा जयसिंह के ही पुत्र थे, ठीक है। अब देखिए सवाई जयसिंह जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाले, सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाले कौन थे दोस्तों? सवाई जयसिंह जी थे। 7 मुगल बादशाहों के साथ में इन्होंने कार्य किया था। तो समझिए कहानी को। देखिए 1700 से 1743 इनका शासनकाल था। इन्हें जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने सवाई मतलब सवाया है, ये अपने पिता से क्या है? सवाया है, तो इसका आंसर इनको सवाई की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो देखिए इनके पिता बिशन सिंह थे। इनके पिता कौन थे दोस्तों? बिशन सिंह थे। सर्वाधिक मुगल बादशाह का शासनकाल इन्होंने देखा था। सवाई राजा की जो उपाधि थी दोस्तों वो इन्होंने खुद ली थी, ठीक है। जो सवाई राजा की जो उपाधि थी वो इन्होंने खुद ली थी। हालांकि कहीं कहीं ऐसे मिलता है कि जो सवाई राजा की जो उपाधि वो औरंगजेब ने दी थी, मगर इन्होंने जो उपाधि है वो खुद ली थी, ठीक है। तो सवाई राजा की उपाधि इन्होंने खुद ली थी। इस चीज़ से इन्होंने औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में, देखिए जब जो है सादा बीमार होते हैं तो क्या होता है, औरंगजेब और उनके जो भाई वगैरह होते हैं वो उत्तराधिकारी पद को लड़ाई करते हैं, ठीक है। जब औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी पद होते हैं, ठीक है, औरंगजेब के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ाई करते हैं। तो उस समय क्या है, जयसिंह जी क्या करते हैं? शहजादा आजम का साथ देते हैं, ठीक है। जयसिंह जी क्या करते हैं? सवाई जयसिंह जी आजम का साथ देते हैं। आजम तथा मुअज्जम के बीच में दोस्तों जदाऊ का युद्ध होता है, ठीक है। ये जो भी औरंगजेब के बच्चे होते हैं वो क्या उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जिसमें आजम और मुअज्जम होते हैं, ठीक है। तो आजम और मुअज्जम के बीच में जदाऊ का युद्ध होता है। सवाई जय सिंह आजम का साथ देते हैं, मगर इस युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है, ठीक है। इस युद्ध में कौन जीत जाता है दोस्तों? मुअज्जम जीत जाता है, और मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? क्या होता है, सवाई जय सिंह ने किसका पक्ष लिया? आजम का पक्ष लिया, ठीक है। आजम तथा दूसरे भाई मुअज्जम के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, मुअज्जम की जीत होती है, और मुअज्जम बाद में क्या है, बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए बहादुर शाह जय सिंह को क्या गद्दी से उतार देते थे। जब क्या है वो उत्तराधिकारी पद पे बैठते हैं दोस्तों, तो बहादुर शाह क्या करते हैं, गद्दी से उनको जय सिंह जी को उतार देते हैं। आया कुछ समझ में? तो उतारना ही था। छोटे भाई इसके अलावा क्या, जो बहादुर शाह क्या करते हैं, सवाई जय सिंह को गद्दी से उतारने के बाद में जो छोटे भाई होते हैं उनके विजय सिंह जी, तो विजय सिंह को शासक बनाए थे, तथा आमेर का जो फौजदार होता है वो सैयद हुसैन खां को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। आमेर का जो फौजदार होता है वो किसको नियुक्त करते हैं दोस्तों? सैयद हुसैन खां को नियुक्त कर देते हैं। देबारी समझौता 1707, ठीक है, लगा लेना, स्टार पूछा जाता है, ठीक है। देबारी समझौता कब हुआ था? 1707 या 1708, ठीक है। ये दोनों डेट आती है, अगर आप क्या है 1707 और 8 दोनों में से एक 1708 को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। 1708 को प्राथमिकता देंगे। अगर 1707 ऑप्शन में हो तो आप 1707 लगाएंगे, नहीं तो 1708 लगाएंगे, ठीक है। देबारी समझौता 1707 के तहत जय सिंह जी क्या है दोबारा शासक बनते हैं। देबारी समझौता अपन ने देख लिया था। क्या हुआ था दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो अजीत सिंह जी है और सवाई जय सिंह जी है और एक ये क्या है मेवाड़ के अमर सिंह जी, तीनों के बीच में देबारी समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि मेवाड़ मारवाड़ की और जो आमेर की सेना, तीनों की सेना मिलकर क्या करेगी, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाएगी, जबकि सवाई जय सिंह को किसका शासक बनाएगी? आमेर का शासक बनाएगी, ठीक है।
और जो अमर सिंह की जो बेटी होगी, उस अमर सिंह की बेटी की जो शादी होगी वो सवाई जय सिंह से की जाएगी, और उनसे होने वाले जो बेटे होंगे वो क्या है, आमेर के अगले शासक बनेंगे। ये तो था देबारी समझौता, ठीक है। तो क्या है, देबारी समझौता 1707 के तहत जय सिंह जी दोबारा शासक बनते हैं। देबारी समझौते के तहत शासक बन गए, वो तीनों की सेना मिलकर क्या करती है, विजय सिंह के ऊपर आक्रमण करती है। उसके बाद में क्या है, जो गद्दी होती है वो किसको सौंप दी जाती है, सवाई जय सिंह को सौंप दी जाती है। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, बहादुर शाह आमेर का नाम बदल के, जब बहादुर शाह क्या करते हैं, जब मुअज्जम जो शासक बनता है उसके बाद में सवाई जय सिंह को गद्दी से उतार के विजय सिंह को शासक बनाते हैं, तो उस समय बहादुर शाह क्या करते हैं, आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद कर देते। क्या कर देते दोस्तों, मोमिनाबाद कर देते, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद, ठीक है, दोनों इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, खासकर मोमिनाबाद आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना, मोमिनाबाद किसका नाम था, आमेर का नाम था। खिजराबाद किसका नाम था, चित्तौड़ का नाम था, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना हो, बहुत सारे आपको नाम अलग अलग चयन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जालोर के चौहान वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे नाम आप याद रखना। तो सवाई जय सिंह जी इतने समझ में आए क्या होता है। इनके पिता का नाम बिशन सिंह जी था, सर्वाधिक मुगल शासकों को शासनकाल देखा था, सवाई राजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने आजम का साथ दिया था, मगर जीत मुअज्जम जाता है। मुअज्जम क्या करता है, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है और इनको गद्दी से उतारता है। बाद में देबारी समझौते के तहत ये वापस गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखिए, जैसे ये जो सवाई जय सिंह जी गद्दी पे बैठते हैं, तो गद्दी पे बैठने के बाद में जो अपने भाई विजय सिंह होते हैं उनको क्या जयगढ़ के किले में बंदी बना के रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इतना पढ़ लिया, अब एक बार पढ़ के देख लेते, इतना समझ लिया, पढ़ के देखते उसके बाद में फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 7 मुगल बादशाहों को शासनकाल देखा इन्होंने दोस्तों, 7 मुगल बादशाहों को शासनकाल देखने वाले थे, सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इन्होंने शहजादे आजम का पक्ष लिया था। बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें मुअज्जम कहा जाता है, मुअज्जम ने आमेर पर आक्रमण किया, शाह जय सिंह को हटा के उसके छोटे भाई विजय सिंह को क्या है, राजा बना दिया। इतना समझ में आया था, ठीक है। कहानी में आपको समझा चुका हूँ। आमेर का नाम बदल के इन्होंने इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए आगे, भरतपुर में मोहक्कम सिंह को हटाकर इन्होंने बदन सिंह को राजा बनाया था। इन्होंने क्या है, भरतपुर में मोहक्कम सिंह को हटा के बदन सिंह को राजा बनाया था, ठीक है। भरतपुर में जो डीग के महल है दोस्तों, ठीक है, तो डीग के महल है वो बदन सिंह जी ने तो बनाए थे, तो बदन सिंह को ये राजा बनाते हैं, ठीक है। फिर बदन सिंह को डीग की जागीर दी जाती है तथा ब्रजराज की उपाधि दी जाती है। वो डीग के जो महल है वहाँ पे जो डीग की जागीर है दोस्तों, वो सवाई जय सिंह जी ने दी थी, ठीक है। तो बदन सिंह को जो डीग की जागीर किन्होंने दी थी, सवाई जय सिंह जी ने दी थी, और ब्रज राजा की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने, गौर करना, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। याद रखना, राज राजेश्वर की उपाधि किन्होंने दी थी सवाई जय सिंह को, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी, ठीक है। इनको रंगीला शासक कहा जाता था, ठीक है। इतना हुआ। अब चलिए देखिए आगे, गगवाना का युद्ध, ठीक है। गगवाना का युद्ध 1741 में युद्ध हुआ था। देखिए, बीकानेर के जोरावर सिंह जी, बीकानेर के जोरावर सिंह की जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ इन्होंने मदद की थी। जोधपुर के जो अभय सिंह जी थे, जिनके शासनकाल में जो अमृता देवी जी जो पेड़ों की रक्षा करके मारी गई थी, ठीक है, पेड़ों की रक्षा करते हुए जो घटना हुई थी ना, तो इन्हीं अभय सिंह जी के शासनकाल में हुई थी। जोरावर सिंह को अभय सिंह के बीच में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने क्या है, जोरावर सिंह का पक्ष लिया था, ठीक है, सवाई जय सिंह जी ने। तो इसको गगवाना का युद्ध कहा जाता है। गगवाना का युद्ध जो 1741 में हुआ था, बीकानेर के जोरावर सिंह की इन्होंने मदद की थी जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ, ठीक है। फिर चलिए आगे, सवाई जय सिंह के मराठों के साथ में भी युद्ध हुए थे दोस्तों, जैसे पील सूद का युद्ध। पील सूद का युद्ध 1715 में हुआ था। मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ था, और रामपुरा का युद्ध 1735 में हुआ था, ठीक है। जिनमें से जो पिलसूद का युद्ध था वो इन्होंने जीत लिया था, जबकि मंदसौर और रामपुरा का जो युद्ध था वो इन्होंने हार लिया था, ठीक है, हार गए थे ये। इतना है। अब दोस्तों देखिए, एक चीज़, एक मैं घटना आपको याद दिला देता हूँ सवाई जय सिंह जी के बारे में, जिसको आमेर बूंदी विवाद कहा जाता है। आमेर और बूंदी विवाद कहा जाता है। देखिए कैसे, आमेर बूंदी विवाद का मतलब क्या है। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह जी का विवाह दोस्तों जय सिंह की बहन अमर कौरी के साथ में होता है, ठीक है। बूंदी के जो शासक होते हैं बुद्ध सिंह, उनका जो विवाह होता है दोस्तों सवाई जय सिंह की बहन अमर कौरी के साथ में होता है, ठीक है। इनके क्या है, कोई संतान नहीं थी दोस्तों, बुद्ध सिंह जी के यहाँ पे इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बुद्ध सिंह क्या करते, करवड़ के जागीरदार सलीम सिंह को क्या गोद में ले लेते, ठीक है। क्या है, सवाई जय सिंह की जो बहन होती है अमर कौरी, उनकी शादी बुद्ध सिंह से हुई,
उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए बुध सिंह क्या करते हैं, करवड़ के जागीरदार सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गोद ले लेते। सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गोद ले लेते और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आया कुछ समझ में? जिससे ही वो उत्तराधिकारी पद को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो कुछ समय बाद में क्या दोस्तों, अमर कौरी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है उमेश सिंह। आया कुछ समझ में यहाँ पे? अब देखिए, इसको ही आमेर बूंदी विवाद कहते हैं। आमेर बूंदी विवाद समझेगा। बुध सिंह का जो विवाह होता है अमर कौरी के साथ में हुआ, जो सवाई जय सिंह की सब बहन थी, ठीक है। इनके यहाँ पे कोई पुत्र ना होने के ना पुत्र नहीं था, इस कारण से क्या है, सलीम सिंह के पुत्र जो करवड़ के जागीरदार होते हैं दलेल सिंह को गोद ले लेते हैं, ठीक है। दलेल सिंह को गोद लेने के बाद में इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, और जैसे उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो कुछ समय बाद में उमेश सिंह का जन्म हो जाता है। अमर कौरी क्या चाहती है कि उमेश सिंह शासक बने, ठीक है। तो ये उमेश सिंह को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन गौर करना यहाँ पे, लेकिन सवाई जय सिंह अपनी पुत्री का जो विवाह होता है दोस्तों, ठीक है, जब उमेश सिंह जी से बनाना चाहती थी, मगर उससे पहले क्या दोस्तों, सवाई जय सिंह क्या करते हैं, अपनी बेटी का जो विवाह होता है वो दलेल सिंह के साथ में कर देते हैं। अब देखिए कितना मतलब ना खिचड़ी बन गया दोस्तों, ठीक है। इन्हीं की बेटी, इन्हीं की बहन थी अमर कौरी, उनकी शादी वहाँ कराई, और फिर क्या है, दलेल सिंह जिनको गोद लिया गया था, तो सवाई जय सिंह की जो बेटी होती है वो दलेल सिंह के साथ में शादी करा दी जाती है। तो सवाई जय सिंह क्या करते हैं, दलेल सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे, तो अमर कौरी क्या करती है, मराठा शासक होलकर को राखी भेजती है। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों क्या नाम, मराठों का जो क्या है अति हस्तक्षेप हुआ था वो यहीं हुआ था, ठीक है। तो मराठा शासक होलकर को राखी किसने भेजी थी दोस्तों, अमर सिंह ने भेजी थी, ठीक है। तो अमर कौरी क्या करती है, मराठा शासक होलकर को राखी भेजती तथा मराठों के सहयोग से उमेश सिंह शासक बनता है। आया कुछ समझ में? तो ये था आमेर बूंदी विवाद। आमेर बूंदी विवाद में कोई कन्फ्यूजन दोस्तों? देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। आमेर बूंदी विवाद में अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और तो बूंदी के शासक एक बार फिर से समझाते हूँ, चलो ठीक है। बूंदी के शासक बुध सिंह का विवाह जय सिंह की बहन अमर कौरी के साथ में होता है। जय सिंह, जो अमर कौरी की कोई संतान नहीं होती, जिस कारण से क्या करते हैं वो दलेल सिंह को गोद ले लेते हैं, करवड़ के जागीरदार को, ठीक है। और बाद में उमेश सिंह का जन्म होता है, तो अमर कौरी चाहती है कि उनका बेटा उमेश सिंह शासक बने, जबकि जो सवाई जय सिंह जी होते हैं उनकी बेटी का विवाह होता है वो दलेल सिंह के साथ में कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से वो उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ने लग गए। तो अमर कौरी क्या करती है, उत्तराधिकारी पद के लिए होलकर को राखी भेजती है, और उसके बाद में दोनों के बीच में युद्ध होता है तथा सहयोग से वो शासक बनता है उमेश सिंह। ये था, ठीक है। राजपूताना में मराठों का सबसे पहला हस्तक्षेप यही था दोस्तों। राजपूताना में मराठों का जो सबसे पहला हस्तक्षेप था वो यही था, ठीक है। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को निम्न उपाधियां दी थी। देखिए मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जी थे ना, उन्होंने क्या है सवाई जय सिंह को निम्न उपाधियां दी थी। पहली देखिए, सरमदे राजाए हिंद इनकी उपाधि दी थी, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी, और श्री राजा धीराज की उपाधि इन्होंने दी थी, ठीक है। श्री राजा धीराज की उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि, और सरमदे राजा हिंद की उपाधि। इतिहासकार जय सिंह को दोस्तों चाणक्य के नाम से जानते थे। इतिहासकार क्या बोलते हैं कि जो जय सिंह जी है, सवाई जय सिंह जी, वो चाणक्य है दोस्तों, ठीक है। भरतपुर का शासक बदन सिंह जय सिंह के सहयोग से क्या शासक बनता है, और बदन सिंह जय सिंह को ब्रज राजा की उपाधि देते हैं। ब्रज मतलब बड़ा, ठीक है। फिर चलते आगे। 17 जुलाई 1734 में हुरुड़ा सम्मेलन आ गया। अपन ने देख लिया मेवाड़ के अंदर। तो मराठे की शक्ति को कम करने के लिए, शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, 17 जुलाई 1734 में हुरुड़ा सम्मेलन आयोजित कराया था, ठीक है। हुरुड़ा सम्मेलन आयोजित कराया। सवाई जय सिंह जी ने मालवा के 3 बार सूबेदार रह चुके दोस्तों। सवाई जय सिंह जी क्या है, मालवा के 3 बार सूबेदार भी रह चुके हैं। गगवाना के युद्ध में, गगवाना का युद्ध देख लिया ना, जय सिंह जी क्या करते हैं, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह का साथ देते हैं तथा जोधपुर के शासक अभय सिंह को परास्त कर देते हैं, ठीक है। जय सिंह के जो गुरु थे दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु थे, वो अमानी शाह थे दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों जयपुर में अमानी शाह नाला बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ से दरसती नदी भी बहती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जय सिंह जी। तो जय सिंह जी के बारे में और भी बहुत है, तो अभी अपन पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ में इन्होंने 1741 में धौलपुर समझौता किया था। मुगल
रंगीला की तरफ से इन्होंने ये समझौता किया था दोस्तों। धौलपुर का जो समझौता होता है वो पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ में किया गया था, ठीक है। और ये जो सवाई जय सिंह जी होते हैं वो बाजीराव के साथ में समझौता किसकी तरफ से करते हैं? रंगीला की तरफ से करते हैं, ठीक है। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा के सूबेदार भी रह चुके हैं। याद रखना, ये स्टार लगा लेना कि सवाई जय सिंह जी मालवा के कितनी बार सूबेदार रहे? तो 3 बार रहे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1740 में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्होंने 1740 में क्या है? अश्वमेध यज्ञ भी किया था, ठीक है। और इसके जो अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे दोस्तों वो पुंडरीक रत्नाकर थे। कौन थे दोस्तों? पुंडरीक रत्नाकर थे, ठीक है। 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया और इसके जो पुरोहित थे वो पुंडरीक रत्नाकर थे। दीप सिंह कुंबाणी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था। देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? साम्राज्यवादी नीति की देती तो होता था। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और दीप सिंह कुंबाणी ने क्या है? इनके घोड़े को रोका था, ठीक है। अब देखिए आगे, जय सिंह विद्यानुरागी शासक थे दोस्तों। ये भी क्या बहुत अच्छे विद्वान थे दोस्तों। तो इन्होंने जय सिंह करिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्या है? जय सिंह करिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। 1725 में नक्षत्र की शुद्ध सारणी बनवाई थी जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा जाता है। जिज मोहम्मद शाही के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 1725 में नक्षत्र की शुद्ध सारणी बनाई थी जिसे क्या कहते हैं? जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। इनके दरबारी पुंडरीक रत्नाकर थे जिन्होंने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी और जिन्होंने क्या है? अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। इनके साथ में राजपूताना का सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ था दोस्तों ये, ठीक है। राजपूताना का सबसे अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ था वो सवाई जय सिंह ने कराया था, ठीक है। फिर देखिए, जय सिंह ने भारत में 5 सौर वेधशाला का निर्माण कराया। जय सिंह ने क्या है? भारत में 5 सौर वेधशाला का निर्माण कराया। आप देखिए 5 सौर वेधशाला कहाँ पे है? पहली चीज़ तो ये देखिएगा। उसके बाद में ये देखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से किस स्थान पे सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया, ठीक है। ये ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में बनाई थी। सबसे पहली जो वेधशाला थी उन्होंने कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी, ठीक है। दूसरी जो वेधशाला थी जयपुर में बनाई थी। जो जयपुर की वेधशाला वो सबसे बड़ी वेधशाला है, ठीक है। जो जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला है, ठीक है। और सबसे जो पहली वेधशाला वो दिल्ली वाली है। फिर बनारस में, फिर मथुरा में और उज्जैन में। बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में, ये 5 जगह इन्होंने क्या? तो बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में ये 5 जगह हो गई। गौर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। देखिए, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। इन्होंने क्या? जंतर मंतर का भी निर्माण कराया था। जंतर मंतर, और ये जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण भी कराया था जो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, ठीक है। तो 18 नवंबर दोस्तों, गौर करना यहाँ पे, 18 नवंबर 1727 में इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। जो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसकी स्थापना 1727 में 18 नवंबर में सवाई जय सिंह ने कराई थी, ठीक है। वास्तुकार कौन थे दोस्तों? जैसे ये जयपुर के तो विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने वो क्या इसके वास्तुकार थे जयपुर के। जेवियर डिसल्वा को बुलाया गया था। देखिए, जयपुर की जो स्थापना के समय में क्या है दोस्तों? पुर्तगाल से क्या है? जेवियर डिसल्वा को बुलाया गया था, ठीक है। जेवियर डिसल्वा यहाँ पे आए थे। और 1729 में जय सिंह ने क्या किया था? जयपुर को राजधानी बनाया था। 1727 में क्या है? जयपुर को बनाया था। उसके बाद में 1729 में इन्होंने अपनी राजधानी जयपुर को बनाया है, ठीक है। जयपुर में सिटी पैलेस, ठीक है, उसका भी निर्माण इन्होंने कराया था। जंतर मंतर मैंने आपको बता दिया कि इस यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है, सूची में शामिल है, जो 2010 में शामिल हुआ था। और ये जो राजस्थान की प्रथम इमारत है दोस्तों, राजस्थान की पहली जो प्रथम इमारत जंतर मंतर है, ठीक है। राजस्थान की जो प्रथम जो चीज़ है जो कि शामिल हुई थी, ठीक है, वो जंतर मंतर है। जबकि भारत की ये 28वीं इमारत है, ठीक है। भारत की क्या है? ये 28वीं इमारत है, ये याद रखना। इतना आया समझ में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर भी इन्होंने बनाया था। गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में वो भी इन्होंने बनवाया था। और जो कि गौड़ी संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र है। गौड़ी संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र है। गौड़ी संप्रदाय में मान सिंह जी थे ना, तो मान सिंह जी पहले शासक थे जो गौड़ी संप्रदाय को अपनाने वाले थे। तो इसके बाद में क्या, गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गोविंद देव जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा जल महल है, कल की मंदिर का मंदिर है, ये भी इन्होंने बनाया था। जल महल आप देख आमेर की तरफ जाते हो तो रास्ते में जो जल महल आता है दोस्तों, ठीक है, जो
क्या बोलते हैं, इन्होंने आश्रम में एक यज्ञ कराया था, तो ब्राह्मणों को क्या यहाँ पे रुकवाया था दोस्तों, जो ब्राह्मण थे उनको यहाँ पे रुकवाया था, ये जल महल में दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, तो जल महल कल्कि मंदिर का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। जय सिंह जी समझ में आए। अब देखिए पढ़ के देखते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां देखिए। स्थापत्य कला 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी दोस्तों। ज्योतिषी थे पुर्तगाली जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी जयपुर की स्थापना के अंदर। ठीक है, चीन के केटिया तथा इराक के बगदाद शहर की तरह जयपुर को बसाया गया। ठीक है, चीन में एक केटोया तथा इराक के बगदाद है ना, उसी की तरह जयपुर को भी बसाया गया है। ठीक है, दोनों की जो मतलब बनावट है दोस्तों बनाने की जो, ठीक है, वो एक जैसी है। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया है दोस्तों। 9 वर्ग को के ना सिद्धांत पे बसाया गया। आप कब कहीं से भी देख लेना, ये वर्गों के हिसाब से बने हुए। ठीक है, जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर था। पहले इस स्थान पे शिकार होती थी दोस्तों। जो जयपुर से स्थापना से पहले यहाँ पे शिकार होती थी, उसके बाद में इसको यहाँ पे जयपुर बनाया गया था। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल का निर्माण किया था। जब बनना शुरू हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले जो इमारत थी जयपुर में बनने वाली वो बादल महल थी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। जयपुर बनने लगा 18 नवंबर 1727 में। तो ये क्या है, चीन के तथा इराक के शहर की तरह ही दिखता है बना। और उसके अलावा इसको 9 वर्गों के सिद्धांत पे बसाया गया है। शिकार की होदी थी पहले, बाद में जयपुर बना। ठीक है, आधुनिक शहर था। वो पहली जो निर्माण जो इमारत थी जयपुर में बनने वाली बादल महल थी। ठीक है, फिर चलते हैं नाहरगढ़ की तरफ। मराठा आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों, मराठा आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ये किला बनाया था नाहरगढ़। ठीक है, जिसे जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। जयपुर का पहरेदार किला नाहरगढ़ को कहा जाता है। नाहरगढ़ में आप वो अभी वर्तमान में जो चिड़ियाघर है उसके सभी जानवर नाहरगढ़ की तरफ शिफ्ट कर दिए ना, तो मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए ये किला बनाया गया है, जिसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहा जाता है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। पहले इस किले का नाम क्या था दोस्तों, सुदर्शनगढ़ था। तो ये भी याद रखना कि सुदर्शनगढ़ किस किले का अन्य नाम है, तो नाहरगढ़ का किले का नाम है। जयपुर में पेयजल की व्यवस्था हरमड़ा नहर से की जाती है। हरमड़ा नहर है वो कि जयपुर की पेयजल व्यवस्था करवाता है। ठीक है, फिर चलिए आगे। सिटी पैलेस चंद्र महल का निर्माण इन्होंने कराया था। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। जयपुर के राजा सेवे को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जो अपन ने पिछली वीडियो देखी तो उसमें सबसे पहली लाइन ये मैंने बोली थी कि जो गोविंद देव जी को ये अपना राजा मानते हैं, जबकि ये खुद को उनका दीवान मानते हैं। तो सेवे को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं इसलिए, और ये जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर भी है। जल महल का निर्माण भी इन्होंने कराया था। मानसागर झील के पास में जो बने हुआ ना, तो वो जो आप आमेर की तरफ जाओगे तो आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा। तो जल महल का निर्माण इन्होंने कराया था मानसागर झील के पास में। अश्वमेध यज्ञ पुरोहितों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो पुरोहित यहाँ पे आए थे दोस्तों, उन पुरोहितों को यहाँ उनको ठहराने के लिए ये व्यवस्था जल महल में की गई थी। ठीक है, देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए थे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहली बनाई थी, जयपुर में सबसे बड़ी बनाई थी, मथुरा, बनारस, उज्जैन। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, निम्न में से सवाई जय सिंह ने कहाँ पे जंतर मंतर का निर्माण या वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है। ठीक है, तो ये 5 जगह। ठीक है, जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, साहित्य देखिए। जय सिंह की पुस्तक है जय सिंह कारी का ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों, जय सिंह कारी का। ठीक है, इसका अजीज मोहम्मद शाही नक्षत्र की सारणी रचना कराई थी 1725 में। दरबारी विद्वान पुंडरिक रत्नाकर जिन्होंने का जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी, ये दरबारी विद्वान हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित जगन्नाथ, ये भी इनके दरबारी विद्वान थे, जिनकी किताबों का नाम देखिए। सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, यूक्लिड ज्यामितीय का संस्कृत में अनुवाद, यूक्लिड ज्यामितीय का संस्कृत में अनुवाद इन्होंने कराया था। सिद्धांत कौस्तुभ किया था, सिद्धांत सम्राट, ये सब इनकी किताबें हैं। ठीक है, केवल राम जिन्होंने क्या है लागोरिथम का संस्कृत अनुवाद किया था। लागोरिथम है ये फ्रेंच भाषा की किताब है, जिसका संस्कृत में अनुवाद इन्होंने किया था केवल राम ने। ठीक है, और इसका जो नाम है वो विभाग सारणी रख दिया गया था। ठीक है, नयन चंद्र मुखर्जी, ये भी इन्हीं के दरबारी विद्वान थे। सवाई जय सिंह जी, जिन्होंने
उकूर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। उकूर नामक जो अरबी ग्रंथ है उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद नयन चंद्र मुखर्जी ने किया था। इसके अलावा मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ इन दोनों की विदेशी पुस्तक लाने के लिए इन्होंने इनको भेजा था। ठीक है, सवाई जय सिंह ने क्या किया था, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को क्या है विदेशी पुस्तक लाने के लिए भेजा था। फिर चलिए आगे, चित्रकला में आमेर में सूरत खाना की स्थापना इन्होंने की थी। चित्रकला में अपन पढ़ चुके हैं ना, आमेर में सूरत खाना की स्थापना इन्होंने की थी जहाँ पे चित्र वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, सामाजिक सुधार देखिए, सती प्रथा को नियंत्रित करने वाले का प्रयास किया था। सती प्रथा का जो 1829 में जो उसके ऊपर बैन लगा था ना, तो सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बाल विवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था कि एक ही जाति में क्या है शादी की जाए। और ब्राह्मणों की आपसी भेदभाव को समाप्त करने का कोशिश की थी इन्होंने कि ब्राह्मणों के जो आपसी भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए। साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जो साधु संत क्या करते हैं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते ना, वो क्या बाहर घूमते हो जाता है, तो उनको बोला था कि आप उपासक का जीवन ना जी के क्या है गृहस्थ जीवन जिए। तो साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था तथा इनके लिए मथुरा के पास में गांव बसाया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। अपने आप को स्वस्थ रखें दोस्तों, कोविड की जो महामारी है उसके अंदर। ठीक है, और सबका ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।